नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा का सीज फायर हो या फिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम, दोनों को लेकर इस समय पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से बात की है। बातचीत का मुद्दा ईरान और गजा रहा। रूस ईरान का दोस्त है और वो ईरान की मदद भी कर रहा है। ऐसे में पुतिन ने अमेरिका और इजरायल दोनों को साफ संदेश दे दिया है, लेकिन सबसे बड़ा संदेश दिया गया है गजा को लेकर, क्योंकि रूस गजा पर ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। उसकी तरफ से यूएन में दूसरा प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें फलस्तीनियों के अधिकार की बात की गई है। तो क्या है अमेरिका के खिलाफ रूस का बड़ा प्लान और क्यों ट्रंप के गजा फॉर्मूले का पुतिन कर रहे हैं विरोध? इसके साथ ईरान को लेकर क्या है रूस की रणनीति, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। नेपाल के बाद मेक्सिको में जेंजी का भीषण प्रदर्शन। मेयर की जान लेने की घटना के बाद हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन। ब्राजील में COP30 सम्मेलन के दौरान आदिवासियों का प्रदर्शन। जलवायु कार्रवाई के लिए हजारों लोगों ने निकाला मार्च। ब्राजील सरकार से की बड़ी अपील। पूर्वी एशिया में नई जंग की आहट। जापानी पीएम ताकाइची के बयान पर भड़का चीन। जापान को दी धमकी, जवाबी कार्रवाई की तैयारी पूरी। और चलते चलते में देखेंगे क्या खतरे में है धरती का मैग्नेटिक फील्ड, सैटेलाइट से रखी जा रही नजर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वेनेजुएला में सैन्य अभियान को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला। राष्ट्रपति ट्रंप ने भेजे 15,000 सैनिक और दर्जन भर युद्धपोत। किसी भी वक्त हो सकता है हमला। पाकिस्तान में संविधान संशोधन के विरोध में लाहौर हाईकोर्ट के जज का इस्तीफा। बोले आजादी छीन रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। पाकिस्तान का लाहौर बना दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। फैसलाबाद की हवा सबसे जहरीली। औद्योगिक गतिविधियों की वजह से कई जगहों पर स्थिति गंभीर। ग्रीन कार्ड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर सख्त। नई इमिग्रेशन पॉलिसी ला रहा अमेरिका। ईरान, अफगानिस्तान समेत ट्रैवल बैन देशों की बढ़ेंगी मुश्किलें। तो पश्चिम एशिया में एक तरफ जंग की आहट सुनी जा रही है, तो दूसरी तरफ शांति की कोशिश भी हो रही है। ईरान और इजरायल के बीच इस समय युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन ये युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है। जंग होगी, ये बात इजरायल भी कह रहा है, तो ईरान भी ये मान रहा है कि जंग तो होनी ही है, और इसीलिए दोनों ही देश इस समय जंग की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और मुद्दा इस बार भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही बनने वाला है। लेकिन क्या हकीकत में मुद्दा यही है, या फिर ईरान की सत्ता में बदलाव का जो सपना अमेरिका देख रहा है, वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के नाम पर पूरा करने की कोशिश की जा रही है? जून में हुई जंग में भी अमेरिका और इजरायल की पहली कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को खत्म किया जाए और फिर अपनी मनपसंद की सरकार बनवाई जाए। लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। ऐसे में अगर जंग दोबारा होती है तो फिर से खामेनेई ही अमेरिका और इजरायल के मुख्य निशाने पर होंगे। लेकिन क्या इजरायल और अमेरिका के लिए यह आसान होने वाला है? क्योंकि ईरान इस बार पूरी तरह से तैयार है। चीन और रूस की मदद से वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जंग के लिए इस बार पूरी तैयारी कर बैठा है, और इसलिए इजरायल उसे चौंका भी नहीं सकता। तो वहीं इस मामले में अब रूस की भी एंट्री हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है, जिसमें गजा का मुद्दा भी उठा, तो ईरान के मामले पर भी बात हुई, खासतौर पर ईरान के परमाणु संयंत्रों को लेकर। ईरान में जो परमाणु संयंत्र काम कर रहे हैं, वो रूस की मदद से ही तैयार हुए हैं। हाल ही में ईरान की तरफ से बयान आया था कि वो रूस की मदद से 8 नए न्यूक्लियर प्लांट तैयार करेगा, जो पहले से भी ज्यादा सुरक्षित होंगे, और इसी को लेकर पुतिन ने नेतन्याहू से बात की है। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य मुद्दा इस बातचीत में रहा है, वो है गजा सीज फायर का। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर एक 20 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव अब यूएन में पहुंच चुका है, जिस पर 17 नवंबर को यूएन में वोटिंग होनी है। और रूस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि ट्रंप का प्रस्ताव उसे मंजूर नहीं है, बल्कि रूस की तरफ से अलग से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। रूसी प्रस्ताव में ट्रंप के प्लान को चुनौती दी गई है। रूस के प्रस्ताव में कहा गया है कि कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों की स्थिति क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। इजरायली सुरक्षा बलों को फलस्तीनी जमीन से हटना चाहिए। रूसी प्रस्ताव पर इजरायल के साथ फलस्तीन के अधिकारियों की भी बात की गई है, जबकि अमेरिकी प्रस्ताव पूरी तरह से इजरायल के पक्ष में है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि गजा में शांति का रास्ता उनके 20 सूत्रीय फॉर्मूले से ही निकलेगा।
अमेरिका अब गजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। एक हिस्से पर इंटरनेशनल फोर्स यानी आईएसएफ और इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा। इसे ग्रीन जोन कहा जाएगा। फलस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को, जिसे इजरायल ने खंडहर बना दिया है, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। इसे रेड जोन नाम दिया गया है और लगभग सभी फलस्तीनी रेड जोन में विस्थापित हो गए हैं। पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश यहां गजा के पुनर्निर्माण में मदद कर सकते हैं। अमेरिका यहां तैनात होने वाले अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बलों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से औपचारिक मंजूरी दिलाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी प्रस्ताव में इजरायल के नियंत्रण वाली येलो लाइन के पश्चिम का हिस्सा रेड जोन कहलाएगा। यहां कोई रीडेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। 2 साल की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान इसी इलाके को पहुंचा है। यहां लगभग 20 लाख की आबादी फंसी हुई है और इन सभी को जबरन ग्रीन लाइन में धकेल दिया जाएगा। यानी जंग में गजा की जमीन का करीब 40% हिस्सा अब इजरायल के कब्जे में चला जाएगा। भविष्य में फलस्तीनियों की जमीन पर इजरायल यहूदी बस्तियां भी बना सकता है और ट्रंप के इस प्लान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन रूस और चीन इस प्लान का विरोध कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे नेपाल के बाद एक और देश में सड़कों पर उतरे जेनजी की। तो अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको की सड़कों पर बड़ा आंदोलन छिड़ता नजर आ रहा है। देश भर के युवा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम की सरकार में लगातार बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और सरकारी दमन से आजादी के खिलाफ हजारों लोग राजधानी मेक्सिको सिटी में इकट्ठे हो गए। उन्होंने रैलियों का आयोजन किया। ये प्रदर्शन शुरू हुआ मेयर कार्लोस मंजो की जान लेने की घटना के बाद। मंजो वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय चेहरा थे। वो न सिर्फ ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, बल्कि उन्होंने इन आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी। लेकिन इसी महीने की शुरुआत में सार्वजनिक डे ऑफ द डेड कार्यक्रम में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई, जिसके बाद से लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। उनका आरोप है कि सरकार अपराध को रोकने में नाकाम रही है और कई हिंसक मामलों में न्याय की प्रक्रिया बेहद धीमी या लगभग निष्क्रिय जैसी रही है। और अब मेक्सिको की जेनजी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक्सिको सिटी में हुड पहने प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने राष्ट्रीय पैलेस, जहां राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम रहती हैं, उसके चारों तरफ की बाड़ को गिरा दिया, जिसके कारण हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। राजधानी के सुरक्षा सचिव पाब्लो वास्क्वेज ने बताया कि इस प्रदर्शन में 120 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 100 पुलिस अधिकारी हैं। वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि उनके इस प्रदर्शन को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल गया है, जिसके बाद मेक्सिको में नेपाल जैसे हालात बनने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मेक्सिकन राष्ट्रपति शिनबाम ने दक्षिणपंथी दलों पर इस आंदोलन में घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इनमें दक्षिणपंथी पार्टियों का हाथ है, जो उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। ऑनलाइन चल रहा यह अभियान असल में बॉट्स यानी फर्जी अकाउंट्स की तरफ से चलाया जा रहा है। इस प्रदर्शन को लेकर अल जजीरा ने कहा कि यह यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि यह एक स्वाभाविक विरोध है। उनका कहना है कि यह मुमकिन है कि मेक्सिको की राजधानी में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे विपक्ष का हाथ हो। सड़कों पर ज्यादा युवा नहीं दिख रहे हैं और हमें लगता है कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि यह हकीकत में आंदोलन युवाओं की तरफ से नहीं हो रहा, क्योंकि हमने मेक्सिको सिटी में फलस्तीन में हुए अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखे हैं और हजारों की संख्या में युवाओं को सड़कों पर मार्च करते हुए देखा है। यानी इस आंदोलन को विपक्ष की साजिश करार दिया जा रहा है। बहरहाल ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब हाल ही में दुनिया ने नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में युवाओं के आंदोलन को देखा, जहां सरकारें बदल गई। जेनजी ने मौजूदा सरकार का तख्ता पलट कर दिया। ऐसे में मेक्सिको में शिनबाम सरकार के खिलाफ खुला ये मोर्चा कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात होगी एक और देश में भड़के प्रदर्शन की। तो मेक्सिको में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। भ्रष्टाचार, अपराध के खिलाफ युवा सड़कों पर है। वहीं दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राजील के शहर बेलेम में COP30 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अमेज़न के घने जंगलों के बीच बसे देश ब्राजील में 10 नवंबर को शुरू हुआ ये सम्मेलन इस बार चर्चा में इसलिए ज्यादा है क्योंकि बेलेम की सड़कों पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जो इस सम्मेलन में शिरकत करने नहीं पहुंचे, बल्कि वो अपनी जमीन को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। पिछले कई दिनों से उनका प्रदर्शन जारी है।
14 नवंबर को मुंडुरुकु आदिवासी समूह के लगभग 90 आदिवासी लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए बेलेम में COP30 के ब्लू जोन के मेन एंट्रेंस को ही ब्लॉक कर दिया। ब्लू जोन सम्मेलन में शामिल होने वाले वार्ताकारों के लिए बनाया जाता है, जो बाहर के लोगों के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। लेकिन लोगों के इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वहां सेना बुलानी पड़ी। गौरतलब है कि मुंडुरुकु आदिवासी, जो मुख्य रूप से अमेजोनस, माटो ग्रोसो और पारा के अमेजन राज्यों में रहते हैं, वो उन परियोजनाओं और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया को खत्म करने की मांग कर रहे हैं जो मूल निवासियों के क्षेत्रों, विशेष रूप से तापाजोस और जिंगो नदी घाटियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने मांग की है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा उनके क्षेत्रों को बढ़ते खतरों से सुरक्षित रखने के लिए ठोस कार्रवाई करे। स्वदेशी प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में मूल निवासियों और पर्यावरण रक्षकों यानी क्लाइमेट एक्टिविस्ट की आवाज को सुनने की अपील की। उन्होंने बीते दिन भी ड्रम बीट्स के साथ मार्च निकाला और इस दौरान स्वदेशी समुदाय के सदस्य कार्यकर्ताओं ने पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विशाल बीच बॉल और संरक्षित अमेजन शब्दों से सजे एक ब्राजील के झंडे को अपने हाथों में ले रखा था। आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त में ग्लोबल वार्मिंग अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच गई है, जिसे लेकर कई संस्थाओं ने भी चेताया है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि दुनिया भर में अरबों लोगों को जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं जैसे तेल और गैस पाइपलाइनों और कोयला खदानों के विस्तार से खतरा है। ऐसे में ब्राजील में शुरू हुआ यह प्रदर्शन बेहद गंभीर माना जा रहा है। आदिवासी समुदायों ने पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या पर्यावरण को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए देश अपने विकास के पैमाने में बदलाव करेंगे? ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे जापान को चीन की चेतावनी की। तो बीते कुछ वक्त से इस क्षेत्र में काफी तनाव देखा जा रहा है। ताइवान को लेकर चीन और जापान में तीखी बयानबाजी छिड़ी हुई है और अब चीन ने जापान को अंजाम भुगतने की सीधी चेतावनी दे दी है, जिसके बाद दोनों देशों में कभी भी जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो पहले ही कहा था कि जापान को ताइवान के मामले से दूर रहना चाहिए और अब चीन की सेना PLA ने खुली धमकी दी है कि अगर जापान गलती नहीं सुधारता और सही लाइन पर खड़ा नहीं होता है तो उसे असहनीय अंजाम भुगतने होंगे। किसी भी दुस्साहस की स्थिति में जापान को भयानक नतीजे भुगतने होंगे। चीनी सेना ही नहीं, चीनी मीडिया में भी जो लेख छप रहे हैं वो जापान के लिए गंभीर चेतावनी के रूप में देखे जा रहे हैं। दरअसल पिछले हफ्ते जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने संसद में कहा था कि ताइवान पर सशस्त्र हमलों के कारण सामूहिक आत्मरक्षा के तहत द्वीप पर सेना भेजने की जरूरत पड़ सकती है। ताइवान को चीन अपना क्षेत्र बताता है। ऐसे में जापानी पीएम के इस बयान के बाद से वो भड़का हुआ है। चीनी मीडिया में भी जापान के लिए चेतावनी भरे लेख छप रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि प्रधानमंत्री साने ताकाइची को समझना होगा कि चीनी लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन्हें उकसाया तो हालात बिगड़ जाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध में सिर्फ बाजरे और राइफलों से चीनी लोगों ने जापानी हमलावरों को अपनी जमीन से खदेड़ दिया था। अब हमारे पास न सिर्फ अडिग संकल्प है बल्कि इस्पात की धार भी है। कोई भी जापानी राजनेता जो लापरवाही से जुआ खेलने की हिम्मत करेगा उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं चीन के सरकारी टीवी चैनल चाइना सेंट्रल टेलीविजन यानी CCTV से जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में तो यहां तक कहा गया कि चीन ने जापान के खिलाफ ठोस जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। और यही नहीं, चीन के दूतावासों ने आधिकारिक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को जापान की यात्रा से बचने की चेतावनी दी है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग की आहट सुनाई दे रही है। पूर्वी एशिया में इस नए तनाव ने अंतरराष्ट्रीय समुदायों की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक इलाकों में से एक है। अब देखना यह होगा कि जापान और चीन के बीच समन्वय बनता है या दुनिया में एक और जंग शुरू होने जा रही है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे हमारी दुनिया के कमजोर होते मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से हमें क्या बचाता है? यह है हमारी धरती का चुंबकीय कवच यानी मैग्नेटिक फील्ड। ये किसी सुपर हीरो की ढाल जैसा है जो हमें हानिकारक सौर तूफानों से बचाता है। मगर इस मजबूत ढाल में एक जगह है जहां ये बेहद कमजोर हो जाती है। इसे वैज्ञानिक साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं, जो साउथ अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर है। यह जगह एक ब्लैक होल जैसी है जहां हमारा सुरक्षा कवच एकदम पतला हो जाता है। इसका मतलब है कि क्षेत्र से गुजरने वाले सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यान पर सोलर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है। उनके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं, उनका डेटा उड़ सकता है और वे कुछ ही देर के लिए काम करना भी बंद कर सकते हैं।
स्वाम जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट्स 2014 से इस पर नजर रखे हुए हैं और जो दिखा है वो बेहद चौंकाने वाला है। पहले तो ये सिर्फ एक ही कमजोर हिस्सा था, लेकिन अब ये फैलकर दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तो दक्षिण अमेरिका के पास है और दूसरा जो तेजी से अभी बन रहा है वो अब साउथ अफ्रीका की तरफ खिसक रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी जड़ में धरती के अंदर पिघले हुए आउटर कोर में हो रही उल्टी पुल्टी मैग्नेटिक लाइंस का काम है। वो बाहर जाने के बजाय धरती के केंद्र में वापस चली जाती हैं। ये अंदरूनी हलचलें ही हमारे कवच को कमजोर कर रही हैं। प्रोफेसर क्रिस फिनले के मुताबिक स्वाम सैटेलाइट्स के बिना हम इस बदलाव की दिशा और आकार का पता ही नहीं लगा पाते। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, ये सब अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स के लिए एक बड़ी समस्या है, पर जमीन पर रहने वाले हम लोगों के लिए यानी इंसानों के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है। हमारी ढाल अभी भी बहुत मजबूत है, बस एक जगह थोड़ी मरम्मत की जरूरत है जिस पर साइंटिस्ट फिलहाल काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वैज्ञानिक इस क्षेत्र में और क्या नए खुलासे लेकर सामने आते हैं। लेकिन आज के लिए इस वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।